नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक पर बात कर रहे हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक या वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय जो सप्ताह को मनाया जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके, जो दवा प्रतिरोधकता या उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से दवाएं कारगर नहीं रहती, उस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए और दवाओं का सही इस्तेमाल हो, सही उपयोग हो, दवा प्रतिरोधकता ना डेवलप होने पाए, ना उत्पन्न होने पाए और ऐसा ना हो कि सामान्य से रोग भी लाइलाज हो जाए। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले कुछ सालों से हर नवंबर में एक पूरा सप्ताह वो वैश्विक स्तर पे इस मुद्दे पर देते हैं और विभिन्न बीमारियों में ऐसा हो रहा है। तो पहले आज हम लोग ये समझ लें कि दवा प्रतिरोधकता है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो एंटी माइक्रोबियल क्या है? एंटी माइक्रोबियल चार ऐसे कीटाणु जिनसे बीमारी होती है, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और फंगस या फफूंद और पैरासाइट, ये चार शामिल हैं। तो इन बीमारियों की जो दवा है, अगर उसका दुरुपयोग होगा तो ये चार कीटाणु दवा प्रतिरोधक हो जाते हैं और दवाएं फिर उन पर काम नहीं करती। और जब दवाएं काम नहीं करती, ऐसा कीटाणु हो जाता है सशक्त, तो फिर वो बदमाश हो जाता है, तो फिर वो और मुश्किल हो जाता है उसका इलाज करना। अब आपको नई दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी और नई दवाओं की जो पाइपलाइन है वो सीमित है, या नई दवाएं हो सकता है कम प्रभावकारी हों, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में, तपेदिक में, या वो बहुत महंगी होंगी, या इलाज बहुत महंगा हो जाएगा, जटिल हो जाएगा और अक्सर मृत्यु का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। और भी बहुत नुकसान है, जैसे कि संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उदाहरण के तौर पे, अगर किसी की टीबी ठीक नहीं हो रही है लेकिन वो दवा पूरी ले रही है या ले रहा है, लेकिन दवाएं उस पर कारगर ही नहीं है क्योंकि उसे दवा प्रतिरोधकता है जो ना चिकित्सक को पता है ना रोगी को पता है, वो जो बाद में शायद पता चले, तो अगर जांच नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में उसका रोग, क्योंकि दवा उस पर कारगर नहीं हो रही है, तो उसका रोग संक्रामक रोग है अगर, तो वो फैलेगा या फैलने का खतरा रहेगा। तो देखिए, संक्रमण भी फैलता है दवा प्रतिरोधकता के कारण और इलाज महंगा, मुश्किल, बहुत जटिल और होता है, और जो पीड़ा है वो भी बढ़ती है रोगी की, और अगर रोग लाइलाज हो गया तो और मुश्किलें हैं और मृत्यु का भी खतरा बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दवाएं हमारे पास हैं बीमारियों की, वो उनको हम लोग सही तरीके से, जिम्मेदारी से उपयोग करें और उचित उपयोग करें। जहाँ उचित हो, जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ वैज्ञानिक चिकित्सकीय दृष्टि से ज़रूरी है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जितनी मात्रा में ज़रूरी है उतनी मात्रा में होना चाहिए। जितनी अवधि के लिए दवा लेनी चाहिए दवा लीजिए, लेकिन दुरुपयोग ना हो और गैर जिम्मेदारी से या अनुचित उपयोग ना हो इसका हम लोग बहुत ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चार कीटाणु से जो बीमारियां होती हैं उनकी दवाओं के बारे में बात हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट। तो बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, तपेदिक, वो टीबी बैक्टीरियम से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और वायरस वाली बीमारियों का उदाहरण तो मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं भाई बहनों की कोरोना वायरस वाला जो कोविड बीमारी है वो भी वायरस से होती है। और भी ढेरों बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, जिनमें चाहे वो वायरल फीवर हो जो अक्सर आपने सुना होगा, या
आप ये HIV भी एक बीमारी है जो वायरस से होती है, ये बहुत बीमारी है। उसी तरीके से फंगस, फफूंद या उसकी भी बहुत सी बीमारियां हैं जो आप भली भांति परिचित होंगे। और अभी कोरोना काल में भी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, क्या क्या सब आया था, वो भी संक्रामक रोग है और उसका भी काफ़ी जिक्र आया था। और हम और आप अपनी ज़िंदगी में स्वयं नहीं तो ज़रूर इस किसी न किसी को जानते होंगे जो फफूंद से या उससे संबंधित रोगों से ग्रसित ही हो रहा हो। और ये जो पैरासाइट की बीमारियां हैं, इसमें मलेरिया आता है, जैसे मलेरिया है उदाहरण के तौर पे मलेरिया। तो अगर आप ये देखेंगे, ये जो चारों कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस एक उदाहरण ले लेते हैं, वायरस जिसमें हम लोग चलिए HIV का उदाहरण ले लें, और पैरासाइट मलेरिया का ले लेते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि क्या दवा प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई है, क्या मुश्किलें उत्पन्न हुई हैं। तो दोस्तों आप पाएंगे कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस का एग्जांपल ले लीजिए, तो टीबी का अगर आप टीबी में आप देखेंगे तो करीब 5 लाख ऐसे लोग हैं जो दवा प्रतिरोधक, जिनको टीबी हो जाती है। अब दवा प्रतिरोधकता होती क्यों है? क्योंकि दवाएं गैर जिम्मेदारी से और अनुचित ढंग से मरीज़ को दी गई, एक कारण ये है। दूसरा एक कारण ये भी है, और भी बहुत कारण है जिससे दवा प्रतिरोधकता हो सकती है, जैसे कि दवाएं जो हैं वो अस्पताल से और बाकी जगहों के कचरे से निकल के वो हमारी नदी नालों में पहुंच जा रही, नदियों में पहुंच जा रही हैं, और वही जल का इस्तेमाल हम लोग खाने पीने में, नहाने धोने में, घरेलू काम के लिए आदि इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी दवा प्रतिरोधकता हो सकती है। और जो कृषि में बहुत इस्तेमाल होता है इन दवाओं का, जो अनुचित या अगर गैर जिम्मेदाराना ढंग से दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है कृषि में, तो वो भी बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है दवा प्रतिरोधकता की दृष्टि से। और अगर जो हमारे जो अन्य जीव जंतु हैं, जानवर हैं आदि हैं, उनके इलाज में आदि में भी अगर हम लोग दवाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं या गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप या उनको ज़बरदस्ती ऐसी दवाएं लगा रहे हैं जो गैर जिम्मेदारी से अनुचित कारणों के लिए लगा रहे हैं दवाएं, जिससे कि वो हम लोग को फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाएं। जैसे गाय है तो वो दूध ज़्यादा दे, या और जो कोई जानवर है तो उससे जो हमें लाभ मिलता है वो ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए जो लोग दवाइयाँ लगाई जाती हैं जानवरों को या पेड़ पौधों को, वो सर्वदा बिल्कुल अनुचित है और गैर जिम्मेदाराना है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जो प्लांट हेल्थ है इसके साथ भी खिलवाड़ है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहा है दवा प्रतिरोधकता के तौर पे। तो आप देखेंगे कि दवा प्रतिरोधकता का मामला चिकित्सकीय जैसा लग तो रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसमें चिकित्सकीय से कहीं बड़ा मुद्दा है ये। इसमें मानव स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा कृषि वर्ग भी शामिल है, और जो जीव जंतु या अन्य जानवर से संबंधित जो विभाग हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी शामिल हैं। पर्यावरण का मुद्दा भी इसमें शामिल है। और तो जब तक हम लोग सब मिलजुल के इस पर काम नहीं करेंगे कि हर स्तर पे हम लोग ये पक्का करें, सुनिश्चित करें कि दवाओं का इस्तेमाल उचित हो रहा हो, जिम्मेदारी से हो रहा हो, रिस्पॉन्सिबल और एप्रोप्रिएट हो रहा हो, और तो हम लोग अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जो दवाएं हमारी जिन रोगों से हम लोग ग्रसित होते हैं, हमें पीड़ा पहुंचाती हैं, हमारे प्रियजनों को पीड़ा पहुंचाती हैं, जो हमारी जान ले सकती हैं, और इवन जो साधारण से जो बीमारियां हैं वो तक लाइलाज हो सकती हैं। तो इसीलिए ये वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र की
खाद्य सुरक्षा संबंधित और कृषि संबंधित संस्था है, और जो वैश्विक संस्था है पशु स्वास्थ्य के लिए, वो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये OIE। तो ये तीनों मिलके और संयुक्त राष्ट्र के जो पर्यावरण कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप, तो ये भी चौथा पार्टनर भी इसमें जुड़ गया है। तो ये चारों मिलके वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक को मनाते हैं, जिससे कि जागरूकता हो और हर व्यक्ति, हर संस्था, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, अपना जागरूक हो सके और अपना अपना योगदान दे सके कि दवाओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, उचित हो और दवा प्रतिरोधकता पर रोक लग सके। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक बात और कहनी है कि आप कल्पना करिए, मैं भी कुछ दिन पहले यही कल्पना कर रहा था कि दवा प्रतिरोधकता कितनी ज़्यादा है, इसकी आप कल्पना करें। जो लोग ट्यूबरकुलोसिस टीबी कार्यक्रम से परिचित हैं वो ये जानते होंगे कि टीबी कार्यक्रम का अधिकांश बजट जो है, उसका एक बड़ा भाग खर्च होता है दवा प्रतिरोधकता पे। दवा प्रतिरोधकता मानव जनित महामारी, मानव जनित, हर केस दवा प्रतिरोधकता का मानव जनित है, ठीक है। तो हर जब केस से बचाव मुमकिन है तो फिर क्यों दवा प्रतिरोधकता होती है। अब आप टीबी का देखिए, चाहे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2019, 2020, 2020 तक के आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में। आप देखिए तो जितने दवा प्रतिरोधकता के जो केस आ रहे थे उनमें कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा है कोई खास, और बहुत ही कम नगण्य डिक्लाइन है। अगर आप 2020 के आंकड़े 2019 से 18 से 17 से कंपेयर करके देख लीजिए, तो जब दवा प्रतिरोधकता टीबी या तो संक्रमण नियंत्रण फेल होने की वजह से होती है कि भाई लोगों की जो हम जानते हैं कि कैसे टीबी संक्रमण को रोकें, लेकिन हम फेल हो रहे हैं उसको रोकने में, इसीलिए दवा प्रतिरोधक टीबी जिस व्यक्ति को है उससे किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। दूसरा, जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है वो ड्रग रेजिस्टेंट भी लेटेंट है। हमें मालूम है कि लेटेंट टीबी एक्टिव टीबी डिजीज़ कैसे बन जाती है और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से खतरा बढ़ जाता है कि लेटेंट से वो रोग बन जाए। हो सकता है मेरे अंदर भी लेटेंट हो, लेकिन अगर मैं तंबाकू सेवन करूंगा, उदाहरण के तौर पे शराब पीऊंगा, अनाप शनाप खाओ पीऊंगा या नहीं खाऊंगा और भुखमरी या कम पोषण वाला खाना खाऊंगा, तब भी वो विविध अवस्था में इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में बहुत से इस तरीके के आपको कारण हैं जिनकी वजह से हमें मालूम है कि HIV, जिनकी वजह से हमें मालूम है डायबिटीज़, जिनकी वजह से टीबी का जो खतरा है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस जो सोती हुई बीमारी है, चुपचाप बैक्टीरिया बैठा है, रोग नहीं उत्पन्न कर रहा, वो बैक्टीरिया भी रोग उत्पन्न कर देता है। तो वो भी हम फेल हो रहे हैं, क्योंकि हर लेटेंट एक्ट जो रोग का पेशेंट है वो लेटेंट ही था पहले। और और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो दवाओं का गैर जिम्मेदारी से और अनुचित उपयोग, जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो बैक्टीरिया है टीबी का वो दवा प्रतिरोधक हो जाता है। तो आप एक और भी कारण होंगे, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन आप मेन बातें आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें तो मानव जनित हैं। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि दवा प्रतिरोधकता मानव जनित महामारी है। तो भाई टीबी के दवा प्रतिरोधक टीबी का डिक्लाइन होना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2025 तक हम टीबी ख़त्म कर देंगे, तो 2025 तक टीबी हम तभी ख़त्म कर पाएंगे जब दवा प्रतिरोधक टीबी को ख़त्म कर पाएँ। जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, सोती हुई टीबी बैक्टीरिया है जो रोग नहीं उत्पन्न कर रहा, वो जो हमारे आबादी में है, उसको जब हम ख़त्म कर पाएंगे तो ही तो हम टीबी डिजीज़ ख़त्म कर पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। टीबी रोगी को की जाँच सही हो, समय से हो, विलम्ब से ना हो, सही दवाओं से, प्रभावकारी दवाओं से, दवा प्रतिरोधकता वाली दवाओं से नहीं, सही और उचित दवाओं से, प्रभावकारी दवाओं से
जिम्मेदारी से उसका इलाज पूरा हो, वो क्योर हो, संक्रमण ना फैले, बहुत इत्यादि। ये सब बातें हमें मालूम है, ये सब बातें हमारे सरकार के कार्यक्रम में भी हैं। तो और HIV में आप देख लीजिए ड्रग रेजिस्टेंस है। उसी तरह मलेरिया ड्रग रेजिस्टेंस भी अभी तक ग्रेटर मेकोंग सब रीजन में था, जो थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है लाओस से, बर्मा से आदि, कंबोडिया से आदि। अभी हाल में सुनने को मिला कि रवांडा अफ्रीका में ड्रग रेजिस्टेंट TB मलेरिया का केस। तो दवा प्रतिरोधकता पे दोस्तों रोक लगानी है। दवा प्रतिरोधकता एक महामारी की तरह हम लोग चिन्हित नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये शांत महामारी है। कहीं मैंने पढ़ा कि ये एक्टिव वोल्केनो है, एक ज्वलंत जीवित एक ज्वालामुखी है। तो मुझे लगता है ज्वालामुखी ही मानिए इसको, ये बहुत ख़तरनाक है। और हम लोग नहीं चाहते कि रोग जो हैं जिनसे हम और हमारे प्रियजन ग्रसित होते हैं, हम सब होते हैं या हो सकते हैं, वो उनके इलाज के लिए बीमार कोई प्रभावकारी दवाई ना रहें। ऐसी स्थिति हम लोग नहीं चाहते उत्पन्न हो। तो इसी चिंता के साथ, इसी चिंतन के साथ मैं आज का ये CNS दृष्टिकोण यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और कल शाम 5 बजे हर शाम की तरह हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी और अन्य बात को लेके जिसने हमें सोचने पर विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए, और दवा प्रतिरोधकता के बारे में कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर और ज़्यादा को बताए तो और अच्छा है। और खुद भी दवाओं का इस्तेमाल उचित ढंग से करें, जिम्मेदारी से करें, चिकित्सकीय परामर्श के साथ करें, और अनुचित गैर जिम्मेदाराना दवाओं का सेवन ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।